हेलो दोस्तों, डीएन क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एसएससी जीडी 2024 के प्रीवियस ईयर का जो प्रश्न है मैथ का वो हम हल करने वाले हैं। सेकंड शिफ्ट का जो प्रश्न है, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में अपने देखा था कि 20/2/2024 का फर्स्ट शिफ्ट का जो सॉल्यूशन था वो आपके सामने दिया गया था। आज हम सेकंड शिफ्ट का जो प्रश्न है मैथ का उसका सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे। इसके पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, आप हमारे चैनल पर यदि नए हैं तो हमारे चैनल को कृपया लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैथ के सॉल्यूशन में जो हमारा पहला प्रश्न है सेकंड शिफ्ट का 20/2/2024 एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो पहला सवाल है, एक व्यापारी अपने सामान को क्रय मूल्य से 50% अधिक पर अंकित करता है और 20% की छूट देता है। छूट देने के बाद व्यापारी को कितने प्रतिशत का लाभ होगा? तो आप सवाल में देख रहे हैं कि यहाँ पर कहा गया है कि क्रय मूल्य से 50% अधिक पर अंकित करता है, यानी जितना में वो खरीद के लाया था उससे 50% अधिक दाम उस डिब्बे पर, जो वो सामान है उस डिब्बे पर 50% अधिक दाम लिख दिया और उसके बाद आपको बताया कि इस पर हम 20% का डिस्काउंट दे रहे हैं। तो आपको बताना है कि व्यापारी को लाभ हुआ या हानि हुआ, या लाभ हुआ तो कितना प्रतिशत लाभ हुआ। यहाँ पर स्पष्ट है, हानि की कोई बात ही नहीं है, यहाँ पर स्पष्ट है कि लाभ ही होता है। आपको बताना है कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। अब समझिए, मान लिया जाए कि क्रय मूल्य 100 रुपया था। अब क्या किया, वो अंकित मूल्य, समझिएगा यहीं पे समझना है, ये सवाल बहुत छोटा है लेकिन आपको समझाने के लिए हमें थोड़ा बड़ा करके बताना पड़ रहा है। 50% अधिक अंकित किया, यानी कि उस पर कितना लिख दिया, 150 रुपया लिख दिया। लिखने के बाद कहता है कि 20% छूट दिया, यानी आपको सामान कितना में दे दिया, इसका 80% पर आपको देता है। यानी देखिए यहाँ से एक 0 कट दिए, 15 को 8 से गुना करेंगे, 120 रुपया में आपको सामान देता है। वो लाया था कितना में, उसका क्रय मूल्य कितना था, 100 रुपया, आपको दिया कितना में, 120 में, यानी उसका लाभ परसेंट कितना हो गया, 100 रुपया पर 20 रुपया 100, यानी कि 20% का उसको लाभ होता है, क्योंकि क्रय मूल्य 100 था, वो आपको बेच दिया 120 में। यानी क्या हुआ कि 100 रुपया पर गणना कर रहे हैं, इसलिए परसेंटेज में हमें सीधा निकल गया 20%, और यही हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। दूसरे सवाल पर हम आते हैं। दूसरा सवाल हमारा दिया हुआ है, ये औसत का सवाल है कि 5 संख्याओं का औसत जो है वो 32 है। यदि एक संख्या हटा दी जाए तो औसत 28 हो जाता है। हटाई गई संख्या कितनी है? तो अगर हम बेसिक से इसको बनाएं तो क्या कर सकते हैं कि 5 संख्याओं का अगर औसत 32 है तो योग कितना हो जाएगा, 5 गुना 32, और 4 संख्याओं का जो एक संख्या हटाते हैं तो ये हो गई संख्या 4, इसका औसत है 28। तो पहले इसको गुना करेंगे 160 होगा, इसको गुना करेंगे तो 30 चौक 120, 20 में से 8 घटा 2 चौक 8 घटाइए, तो 120 में अगर घटाते हैं तो कितना हो जाता है, ये 112 यहाँ से माइनस करते हैं, ये हो गया 8 और ये हो गया 4, तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। किंतु अगर हम इसको बिना कैलकुलेशन किए बनाएं तो यहाँ से थॉट प्रोसेस से हम सोचते हैं कि क्या हो सकता है, एकदम आसानी से इतना कैलकुलेशन ना करें, इसको आप सेकेंड मेथड के रूप में देख सकते हैं। ये हमारा फर्स्ट मेथड है जो कि बहुत ही बेसिक है, ये सब कोई ये करता है, लेकिन हमको समय बचाने के लिए सेकंड मेथड पे आना पड़ेगा। तो हम क्या देखते हैं, 5 संख्याओं का औसत 32 है, तो पहले हमारा औसत लिखते हैं सिर्फ 32 है। अब क्या होता है कि यहाँ आप देख रहे हैं, जब एक संख्या हटा दी जाती है तो औसत कितना होता है, 28, यानी औसत में कमी कितने की हो गई, 4 की, और कितने पर, तो जब 4 संख्या होता है तो औसत में, औसत का मतलब ही होता है प्रत्येक में कम होना, यानी कि संख्या 4 है और प्रत्येक में 4 कम हो रहा है, यानी कितना कम हो रहा है हमारा, 16। तो ये जो 16 है इसको दे दीजिए, आप इसको जोड़िए, 6 2 8 और 3 1 4, सीधा आंसर हम यहां से बता सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए। सवाल नंबर 3
हम देख रहे हैं कि दिया गया है औसत का सवाल है कि 32 से पहले की सभी अभाज्य संख्याओं का औसत कितना है। अभाज्य संख्या क्या होता है? वैसी संख्या जिसका कोई गुणनखंड ना हो सके। कहने का तात्पर्य है एक तो सभी में गुणनखंड है, लेकिन वो जो संख्या है वो किसी टेबल में किसी पहाड़ा में नहीं आता हो, सिर्फ अपने से कटता हो। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे छोटी क्या होगा? याद रखिएगा, एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। तो अभाज्य संख्या का जो स्टार्ट होता है वो कहां से होता है? 2 से। तो सबसे पहले तो हमारा 2 हो गया, प्लस फिर कितना हो गया? 3 हो गया, फिर हो गया हमारा 5, फिर हो गया हमारा 7, फिर हो गया हमारा 11, प्लस 13, प्लस 17, प्लस 19, प्लस 23, प्लस 29 और प्लस 31, क्योंकि हमें 32 तक ही लेना है। तो इतना होगा। संख्या कितना हो गया टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। टोटल संख्या 11 है और हमको औसत निकालना है। आप जानते हैं कि योग बराबर होता है, औसत बराबर होता है योग बटा संख्या। तो सबको जोड़ के आप 11 से भाग लगाएंगे, वो भी हमारा आंसर आ जाएगा। हम थोड़ा आसान करने के लिए, ताकि जोड़ना नहीं पड़े, जटिल ना हो, उसके लिए क्या करते हैं कि थोड़ा इसको आसान कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर 11 है, यहाँ तक तो जोड़ना थोड़ा आसान है। इसके बाद हम क्या कर लेते हैं, 11 को जो है 20 में कन्वर्ट करते हैं, इसको 20 बनाते हैं। 20 में थोड़ा जोड़ने में आसान होगा इसलिए, और कोई नहीं है। तो यहाँ देखिए क्या करेंगे आप, प्लस 9 करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? 20 बन जाएगा। याद रखिएगा हम इसको ज्यादा दे रहे हैं, बाद में इसको निकालना पड़ेगा। 13, इसको 20 बनाना है तो क्या करेंगे, इसमें प्लस हम 7 दे देंगे। इसको 20 बनाना है, ये 20 बन गया। इसमें कितना देना पड़ा हमको? प्लस 3 देना पड़ा। इसको देखिए 20 बनाना है, प्लस 1 देना पड़ा। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ तक तो 20 बन गया। ये देखिए क्या है, 20 से 3 ज्यादा है, तो अगर इसको हम 20 बनाना है तो क्या करेंगे, जो 3 इधर दिए थे ये 3 माइनस कर दीजिए, ये भी 20 हो गया हमारा। इसको देखिए क्या है, इसमें 20 से 9 ज्यादा है, तो इसको 20 करेंगे तो क्या करेंगे, इसमें 9 घटाना पड़ेगा, तो यहाँ 9 हम दिए थे, निकाल दिए। इसके बाद देखिए ये कितना है, 31 है। इसको हम आसान कर देते हैं। 31 में क्या करते हैं, हम सिर्फ एक ही माइनस करते हैं, बाकी जो है रहने देते हैं। एक अगर माइनस करेंगे तो याद रखिएगा ये जो 31 है ये कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब लगभग हमको जोड़ने में आसानी होगा, इतना आ गया है। 1 मिनट, ये देखिए 7 बचा है, तो 7 इसमें ज्यादा है भाई, तो 7 को यहाँ से निकाल दीजिए, ये भी 7 खत्म हो गया। लेकिन ये काउंटिंग में ये संख्या 11 ही रहेगा, उससे कम नहीं होगा। अब हम सबको जोड़ते हैं, 20 20 40, 20 3 60, 20 4 80, 20 5 6, अब 20 6 120 और 30 उसमें और कितना हो गया, 150। जब 5 3 8 2 10, यानी हो गया हमारा 160। और भागा कितना से लगाना है, 11 से। आइए हम लगा देते हैं। 11 का 11, यहाँ बच गया 5, 5 पर 0, 50 हो गया। 11 चौक 44, यहाँ बच गया 6, 6 बच गया, 6 पर 0 60, तो 11 पचे 55, इस बार बच गया 5 और 0, 11 चौक 44। तो ये जो हमारा है, यही हमारा औसत निकल गया, यही हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट सवाल जो कि हमारा है 4 नंबर का, इसमें हम देखते हैं कि 3 नोटबुक और 6 पेन का मूल्य 3000 रुपये है। उतने ही पैसों से एक व्यक्ति 1 नोटबुक और 12 पेन खरीद सकता है। यदि राजू 15 पेन खरीदना चाहता है तो उसे कितना भुगतान करना होगा? तो हम यहाँ देख रहे हैं कि 3 जो है नोटबुक को एन से इंडिकेट करते हैं, प्लस 6 पेन को पी से इंडिकेट करते हैं, का 3000 दाम है। उस कहता है उतना में, यानी पैसा सेम ही है, यानी 1 नोटबुक और 12 पेन, इसका भी जो है 3000 ही लगता है। यानी कि इन दोनों का भी आपस में जो पैसा है ये बराबर है, यानी ये दोनों भी आपस में बराबर है। यहाँ से हम कर लेते हैं 3n प्लस 6p बराबर 1n प्लस 12p। हम n को एक साइड और p को एक साइड कर लेते हैं। ये जो p है इसको आगे कर लेते हैं, p को उधर भेज देते हैं, n को उधर कर लेते हैं। यहाँ पर क्या होगा, 3n माइनस 1n बराबर 12p माइनस 6p। यहाँ से कितना हो जा रहा है, 2n बराबर 12 में से 6 को माइनस कीजिए, 6p। उसके बाद यहाँ से आप कट कर दीजिए 3, यानी n, यानी 1n बराबर 3p, यानी कि 1 नोटबुक का जितना दाम होगा उतना में 3 कलम हमारा
आएगा। अब देखिए यहाँ से आते हैं, इसमें हमको कितना कलम का निकालना है, 15 पेन, यानी एक नोटबुक में कितना पेन, एक नोटबुक में कितना हो जाएगा, 3 पेन। तो यहाँ देखिए हम जो ये इसको समीकरण अगर 2 कर दें, यहाँ से हम देख रहे हैं तो एक नोटबुक है यहाँ पर, यानी 3 पेन हो गया और प्लस 12 पेन इसमें और है, ठीक है। तो कितना हो गया टोटल, ये पेन कितना हो गया, 15 पेन, और इसका दाम कितना है 3000, यानी 15 पेन का दाम भी हमारा कितना हो जाएगा 3000, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। विद्यार्थियों की वह अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए जिनके बीच 1003 चॉकलेट और 2703 कैंडी इस प्रकार बांटी जा सकती है कि प्रत्येक विद्यार्थी को प्रत्येक चॉकलेट और कैंडी की समान संख्या मिले। तो ये जो सवाल है ये हमारा एलसीएम और एचसीएफ का सवाल है। यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ एक ही चीज है, अधिकतम संख्या बोला गया है, इसका मतलब हमें एचसीएफ ज्ञात करना है। तो एचसीएफ निकालेंगे हम 1003 और 2703 का, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर समझने वाली बात है, हमें चेक करना होगा कि इन दोनों का एचसीएफ क्या होगा। एचसीएफ वही हो सकता है जिससे ये जो 4 ऑप्शन दिया गया है, जिससे ये दोनों कट जाएगा, वही हमारा एचसीएफ होगा। हम बारी बारी से चेक करते हैं क्योंकि एचसीएफ निकालना थोड़ा टफ हो जाएगा। तो हम देखते हैं, किसी से भी आप चेक कीजिए, 17 से ऑप्शन नंबर 1 से चेक करते हैं। 17 को यहाँ से भाग लगाते हैं, 1003 और यहाँ है 17, तो यहाँ से भाग लगाइएगा, कितना होगा 17 25 85, यहाँ बच गया कितना 15 और उस पर 3 17 9 53 से, यानी कि यहाँ पर 17 25 85 और 17 9 53 से 17 से ये कट जा रहा है। इसको भी हम चेक करते हैं, 2703 को 17 से, तो 17 है कहीं 17, यहाँ बच गया 10, फिर उसी तरह 17 25 85 और बच गया हमारा 85 बाद 15 और यहाँ 17 9 53 से। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि 17 से ये जो है कट जा रहा है। 33 से हम चेक करते हैं, 33 से कहाँ 33 या 99 होगा, बचेगा यहाँ पर 1 और उसके बाद 3 है, 33 से नहीं कटेगा, आंसर नहीं हो सकता है। 19 से भी चेक करते हैं, 19 से चेक करेंगे तो 19 25 95 बचेगा 5, उसके आएगा यहाँ पर 3 यानी 53। 19 के टेबल में 53 आता नहीं है तो 19 भी नहीं हो सकता है। 29 से भी चेक करते हैं, 29 दिया होता है 87, यहाँ बच गया 13 और उसके बाद उसके ऊपर आएगा 3, तो 133 होगा। 29 के टेबल में भी 133 नहीं आता है। इस तरह से ये तीनों ऑप्शन जो है हमारा कट गया। एक ही ऑप्शन है 17 जिससे कि ये दोनों संख्या विभाजित हो रही है, इसलिए हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, इसका मौसो जो है वो 17 है, इसलिए हमारा जो आंसर होगा वो भी 17 ही होगा। यही हमारा आंसर है। प्रश्न संख्या 6 की तरफ हम बढ़ते हैं जो कि ट्रेन से संबंधित है। कहता है 384 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को 12 सेकंड में पार करती है और विपरीत दिशा में यात्रा कर रही समान लंबाई की दूसरी रेलगाड़ी को 12 सेकंड में पार करती है। दूसरी रेलगाड़ी की चाल कितनी है। तो ट्रेन संबंधित में ये समझना होता है कि जब भी कोई ट्रेन किसी लंबवत वस्तु को पार करती है, इसका मतलब होता है कि वो जो खुद की लंबाई है उसको पार कर रही है, और किसी सुरंग को पार करती है, किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है, या फिर किसी दूसरी समान लंबाई की या फिर कोई और ट्रेन को पार करती है जो दूसरी पटरी पर चल रही है। तो इसमें क्या होता है, दोनों का जो लंबाई होता है वो आपस में जुड़ जाता है। सवाल को हम देखते हैं, यहाँ पर बहुत ही इसको आसान तरीका से कॉन्सेप्ट से बनाया जा सकता है कि यहाँ पर कुछ नहीं होता है, जब लंबाई दुगनी होती है, यानी 384 मीटर ये है, और कहता है कि समान लंबाई यानी लंबाई दुगना हुआ, और इसका जो चाल होता है, जब भी ट्रेन एक विपरीत दिशा में आती है तो दोनों का चाल आपस में जुड़ जाता है। यहाँ पर देख रहे हैं कि लंबाई दुगना हुआ और चाल भी जितना इसका है वो दोनों का चाल आपस में जुड़ जाएगा। और एक बात और ध्यान देने वाली बात है कि उस पहले भी 12 सेकंड लग रहा था, अभी भी 12 सेकंड लग रहा है, और लंबाई दुगना हो गया, चाल आपस में जुड़ गया, यानी क्या हुआ कि दोनों गाड़ी का चाल जो है सेम है, तभी ऐसा हो रहा है। तो यहाँ से हम आंसर 32 कर सकते हैं, लेकिन हम आइए समझते हैं कि कैसे। आंसर हमारा आ गया है 32, लेकिन हम समझते हैं कैसे। पहला जो है सबसे पहले दिया हुआ है कि 384 मीटर जो है ये ट्रेन है, और इसका
समय दिया हुआ है 12 सेकंड। यहाँ से हम चाल निकाल सकते हैं, 12 तिया 36 बचा 2 और 12 दूनी 24। तो जो पहली रेलगाड़ी है उसका चाल हो गया 32 मीटर पर सेकंड। दूसरी स्थिति में क्या होता है कि लंबाई समान है, यानी कि 384 गुना 2 कर देते हैं हम। ये हो गया टोटल दूरी बटा चाल। चाल एक गाड़ी का तो निकल गया 32, दूसरी का पता नहीं है, यहाँ पर हम x लिख देते हैं, बराबर दूरी बटा चाल बराबर होता क्या है समय। फिर समय जो वही लग रहा है हमारा कितना 12। अब देखिए यहाँ से हम कट कर सकते हैं, 12 से इसको काट दीजिए, 12 तिया 36 बचा यहाँ पर 2, 12 दूनी 24। तो यहाँ से ये कट गया। अब देखिए 32 गुना 2 कितना हो रहा है, ये हो गया, एक साइड इधर वाला को लिख देते हैं 32 प्लस x बराबर उधर हो रहा है हमारा 64। इस तरह से x बराबर फिर कितना आ गया, ये 32 उधर जाके माइनस होगा, 64 माइनस 32 बराबर आ जाता है हमारा 32 मीटर पर सेकेंड। यानी चाल जो है दोनों गाड़ी का सेम है, यहाँ पहली गाड़ी का था और यहाँ हम जो है दूसरी गाड़ी का निकाले। आंसर जो हमारा है वो ऑप्शन नंबर 4। नंबर 7 हम देखते हैं जो कि लाभ और हानि से संबंधित है। आपके सामने बोर्ड पर यदि 6 पेन का क्रय मूल्य 5 पेन के विक्रय मूल्य के समान है तो लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यहाँ पर बताया गया है कि लाभ या हानि जो भी हो आपको वो उसका प्रतिशत बताना है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि यहाँ पे लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है, उसके बाद हम प्रतिशत की बात करेंगे। तो देखिए 6 पेन का क्रय मूल्य, यानी समझना है कि जितना में वो 6 पेन खरीदता है उतना में 5 पेन बेच रहा है। यानी एक पेन क्या किया, जो बेचने वाला एक पेन रख लिया, यानी एक पेन का उसको लाभ हो गया। एक पेन का लाभ हो गया कितना पर, 5 पेन बेचने पर। यानी क्या हुआ, लाभ उसका 1 हुआ, कितना पर हुआ 5 पर। और इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, यहां से कट कर दीजिए, तो ये हो गया हमारा 20% लाभ। तो इस तरह से हम आंसर तो यहाँ पे ले आए ऑप्शन नंबर सी। अब हम बता रहे हैं आपको, अगर आपको समझने में परेशानी होती है इस तरह के सवाल में जहां पर दिया रहता है कि इतना का क्रय मूल्य इतना के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो आप अगर कुछ नहीं समझ पा रहे हैं तो बस एक ही काम करिए, जो क्रय मूल्य लिखा हुआ है उसको विक्रय मूल्य कर दीजिए और जो विक्रय मूल्य लिखा हुआ है उसको क्रय मूल्य कर दीजिए। यानी कि ये 6 जो आपको क्रय मूल्य दिख रहा है इसको मान लीजिए कि ये जो है 6 हमारा विक्रय मूल्य है। देखिए यहां से भी आप निकाल लेंगे, अगर विक्रय मूल्य को 6 रुपया करते हैं और 5 जो कि विक्रय मूल्य लिखा हुआ है कि समान है, इसको कर लीजिए क्रय मूल्य। अब देखिए यहां से आप बना लेंगे, 6 रुपया में कोई वस्तु को बेच रहा है और 5 में खरीदा था तो लाभ कितना हुआ, 1 रुपया कितना पर। हमेशा जानते हैं लाभ और हानि की गणना हमेशा क्रय मूल्य पे होती है। तो 5 हो गया और इसको परसेंटेज में व्यक्त करना है तो यहाँ पर हो गया 20%। तो इस तरह से आप एक अपना कॉन्सेप्ट लगा के भी सवाल का आंसर दे सकते हैं। जो कि प्रश्न संख्या 8 है, ये जो है हमारा बेलन से दिया गया है कि 70 सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या और 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है। आप एज्यूम करेंगे, मान लीजिए ये समझ लीजिए बेलन ये होता है, ये जो है यहाँ पे भी एक सर्कल होता है और यहाँ पर भी एक सर्कल होता है, जैसे कि पाइप हमारा होता है। तो ये हमारा जो होता है, ये जो ऊंचाई है ये दिया हुआ है कितना 14 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या जो कि ये है, ये दिया हुआ है, इसको आर बोलते हैं, आर फॉर रेडियस, ये हमारा एच हो गया। ये दिया हुआ है हमारा 70 सेंटीमीटर। अब हमको देखना है ये जो वक्र पृष्ठ होता है इसके चारों तरफ का, वो हमको निकालना है कि इसका क्षेत्रफल कितना है। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर होता है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। ध्यान रखेंगे ये बेलन है, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर होता है 2 पाई आर एच। पाई बराबर हम जानते हैं कि 22/7 होता है, 22/7 गुना आर हमारा हो गया 70 और एच हमारा हो गया 14। आप यहां से इसको काट सकते हैं, ये हो गया 10। अब देखिए 22 गुना 2 गुना 10 गुना इतना, 22 दूनी ये 44 हो गया और ये जो है 14 गुना 10 को करेंगे 140 होगा। हम 14 को यहाँ से गुना कर लेते हैं, 14 चौक 56 के 6, बाकी बचा 5 और 14 चौक 56 5 61 और ये एक 0 देना है, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा जो है आंसर है ऑप्शन नंबर 1। संख्या 9 जो कि लाभ और हानि से संबंधित है, यहाँ दिया गया है कि एक मेज का विक्रय मूल्य 6,875 रुपया है। यदि लाभ प्रतिशत 25% है तो मेज का क्रय मूल्य कितना है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ लाभ दे दिया गया है कि 25% है, यानी
अगर क्रय मूल्य हमारा 100 है और लाभ लेना है तो वस्तु को कितना बेचना पड़ेगा, 125% पर बेचना पड़ेगा। और अगर 20% हानि पर कहा जाए कि बेचना है तो उसको 80% में बेचते हैं। तो यहाँ स्पष्ट है कि 25% लाभ ले रहा है, यानी कि वस्तु को जो बेचा गया है वो 125% पर बेचा गया है, यानी 125% बराबर यहाँ देखिए विक्रय मूल्य दिया गया है 6875। तो यहाँ पर है 125% बराबर हमारा है 6875। हमें निकालना है 100% जो कि क्रय मूल्य होता है। हम यहाँ से कट कर देते हैं, 25 को 5 से काट दीजिए आप, 25 बचे के 125 हो गया। यहाँ पर देखिए 25 दूनी 50, यहाँ बच गया 18 और यहाँ पर कितना बच गया 7। फिर उसी तरह से 187 बच गया, 25 सती 175, यहाँ बच गया 12 और यहाँ पर 5, 25 बचे 125, ये कट गया। 5 से यहाँ पर काट दीजिए, 5 बचे 25, बचा 2, 5 बचे 25। इस तरह से देखिए 1% बराबर हमारा आ गया 55 रुपया। हमें निकालना है 100%, यही होता है हमारा क्रय मूल्य। तो कितना होगा, 1% अगर 55 है, 1 को 100 बनाएंगे तो 100 से गुना करेंगे तो इधर भी कर दीजिए, यही हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 4। प्रश्न संख्या 10 जो कि साधारण ब्याज से दिया गया है, यहाँ पे हमें दर ज्ञात करना है। प्रश्न को देख लेते हैं। किसी धनराशि पर 5 वर्षों के लिए प्राप्त साधारण ब्याज उस धनराशि का 2/5 है। वार्षिक ब्याज की दर हमें ज्ञात करना है। 2/5 है, इसका मतलब यहाँ पर हमको थोड़ा समझना है, यानी अगर 5 रुपया हमारा मूलधन है तो हमारा ब्याज कितना हो रहा है, 2 रुपया। और इसी को जो है ये 5 का कितना प्रतिशत 2 है, यही हमारा दर है, यही हमें निकालना है। लेकिन यहाँ ध्यान देंगे, हमें निकालना है वार्षिक, और ये दिया जो गया है ये कितने समय का दिया गया, 5 साल का दिया गया। तो 1 साल के निकालने के लिए हम बटा 5 कर देते हैं। तो अब देखिए 5 बचे 25 और चौके 100, यानी कि 4 को 2 से गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा 8%। आंसर हमारा आ गया ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 11 जो कि सरलीकरण का सवाल है। यहाँ आप देख रहे हैं बहुत ही छोटा सवाल है, इसको हम किस तरह से हल कर सकते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि 0.1 का स्क्वायर और प्लस जो है 0.01 का स्क्वायर, इसका जो मान होगा वो क्या होगा। तो यहाँ हम देखते हैं 0.1 का स्क्वायर है तो इसको गुना करेंगे 0.1 गुना 0.1 बराबर ये कितना हो जाएगा, यहाँ 1 को गुना करेंगे 1 होगा। और यहाँ देखिए 1 अंक के बाद पॉइंट है, यहाँ भी 1 अंक के बाद पॉइंट है। जब भी गुना करते हैं हम दशमलव लेके तो क्या होता है, जो गुना करने में जो दशमलव का स्थान है वो हमारा लेफ्ट और खिसकता है, और जब हम भाग करते हैं तो दशमलव का स्थान राइट की रुक सकता है। तो हम यहाँ देख रहे हैं यहाँ पर 1 अंक के बाद है, यहाँ पर 1 अंक के बाद है, तो यहाँ हम 2 अंक के बाद हमारा हो जाएगा, ये हो गया। यहाँ उसके बाद देखते हैं 0.01 और गुना 0.01, यहाँ पर क्या होगा, 1 तो 1 ही रहेगा। यहाँ पर क्या होगा, इधर 2 स्थान है, 2 2 4 स्थान, तो यहाँ पर पहले से 1 है दे दीजिए 3, और जो है चौथा स्थान पर ये खिसक जाएगा, सॉरी 1 0 और होगा, उसके बाद ये यहाँ पर खिसक जाएगा। अब क्या करना है, हमको जो है टोटल को जोड़ देना है। तो यहाँ पर देखिए 0.0001 और 0.01 तो है, इसके बाद हम यहाँ पे 0 लगा देते हैं, 1 यहाँ पर 0, यहाँ पर 1, यहाँ पर 0, यहाँ पर पॉइंट, यहाँ पर 0। तो हमारा आंसर जो है ये आ गया। परंतु यहाँ समझने वाली बात है कि हम जो है इतना कैलकुलेशन नहीं करेंगे, सीधा हम आते हैं डिजिट सम पर। डिजिट सम देखिए इतना आसान कर देता है इस तरह के सवालों को कि आप देखते ही आंसर मार सकते हैं। अब समझिए 0.1 का स्क्वायर करेंगे और 0.1 का स्क्वायर करेंगे, इधर भी 1 ही आना है और उधर भी 1 ही आना है। नीचे बटा में 100 आ जाए 1000 आ जाए कोई मतलब नहीं है, वो अब 1000 से भी 1 से भागा लगाएंगे तो वो भी उसका भी डिजिट सम 1 ही रहेगा। अब देखिए यहाँ पर कितना आ रहा है, इधर का 1 आएगा, इधर भी 1 आएगा, डिजिट सम कितना हो गया, दोनों को जोड़ेंगे तो 1 और 1, डिजिट सम कितना आएगा 1 और 2। तो हम यहाँ ऑप्शन से चेक कर लेंगे, जिस ऑप्शन में डिजिट सम 2 होगा हमारा वही हमारा आंसर होगा। बिना इतना कैलकुलेशन किए भी हम बना सकते हैं। चेक करते हैं नीचे से 1 1 2 1 3, ये हमारा आंसर नहीं हो सकता है। 1 2 3 ये भी नहीं हो सकता, ये तो 5 है, ये भी नहीं हो सकता। यहाँ देखिए 1 और 1
2। यहाँ डिजिट सम 2 है और यही हमारा आंसर है। बिना बनाए भी हम यहाँ से डिजिट सम से, तो डिजिट सम को आप लोग कृपया ध्यान में रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपका समय को बहुत सेव कर देगा। क्वेश्चन नंबर 12 जो कि दिया गया है, यदि x का 45% y के 15% के बराबर है तो x इस टू y का मान कितना होगा। तो ये बहुत ही आसान है, x का 45% बराबर है y का 15%। यहां से देखिए कट कर लीजिए, यानी x का 3% जो होगा वह y के 1% के बराबर होगा। हमें क्या निकालना है, x बटा y। x को यहाँ कर लीजिए, ये जो हमारा x है यहाँ y कर लीजिए, क्या हो जाएगा 1/3 यानी 1:3। यही हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर 2। संख्या 13 आप देख रहे हैं, ये काम और समय का जो प्रश्न आपके सामने है, ये भी बहुत आसान तरीका से बनता है। यहाँ पर हम कर लेते हैं, W1 बाय होता है M1 D1 H1, उसी तरह W2 बराबर होता है M2 D2 H2। बस इसी को यहाँ पे रख दीजिए। पहले बार में देखिए काम कितना हो रहा है, 720 पुस्तक का काम हो रहा है, लिख दिए। आदमी कितना है इसमें, जो पुस्तकों का जो जिल्दबाजी का कितना आदमी कर रहा है, यदि 72 है, 72 जिल्दसाज है तो 72 लिख दिए। समय कितना ले रहा है 22 दिन, तो इधर 22 दिन लिख दिए। इधर देखते हैं दूसरी बार स्थिति में काम कितना है, 660 है। आदमी कितना है, आदमी का पता नहीं है, वो हमें निकालना है, तो यहाँ पर M2 लिख दे रहे हैं और समय जो है वो 12 दिन है। इसी को हमको सॉल्यूशन करना है। आप देख रहे हैं यहाँ से ये कट गया, यहाँ से 12 और यहाँ पर 6 कट गया। यहाँ से काट देते हैं 6 से, फिर ये 12 कट गया। यहाँ देख रहे हैं कि 6 दूनी 12 और 11 दूनी 22। 6 से फिर यहाँ देखिए कट रहा है 11 बार में, 11 और गुना 11। M2 बराबर कितना हो जा रहा है हमारा, 11 गुना 11, जो कि हो जा रहा है 121। यही हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 14, एक वस्तु का अंकित मूल्य जो है उसके क्रय मूल्य से 60% अधिक है। यदि उस वस्तु पर 20% की छूट दी जाती है तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। यहाँ देखिए कह रहा है कि अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 60% अधिक है। क्रय मूल्य हमें पता नहीं है, तो हम क्रय मूल्य को हम 100 कर लेते हैं। अब अंकित मूल्य देखिए कितना है, अंकित मूल्य जो है कहता है इसे 60% अधिक है, यानी कि 160 है। अब यहाँ समझना है, कहता है कि उस पर 20% की छूट दी जाती है। तो जब भी हमको छूट मिलता है वो किस पर मिलता है, अंकित मूल्य पर मिलता है। तो 160 रुपया लिखा हुआ है उस डब्बे पर और हमको जो है 20% का छूट दिया, यानी हमको सामान दिया कितना पर, 80% पर। निकाल लेते हैं। इस तरह से मेरा कितना हो गया, 128 रुपया में जो वस्तु वो बेचता है और वो खरीदा था कितना में, 100 में। तो इसका लाभ परसेंट कितना हो गया, क्योंकि हम गणना 100 पर कर रहे हैं तो सीधा जो आएगा वही आंसर, दोनों को माइनस करेंगे तो कितना होगा, 28% जो है वो लाभ कमाता है, ऑप्शन नंबर 2। प्रश्न संख्या 15 जो यहाँ दिया गया है वो है कि किसी संख्या के 20% का 25% 250 के बराबर है, उस संख्या का 35% कितना होगा। तो 20% का मतलब होता है 1/5 और 25% मतलब हुआ 1/4। ये हमारा दिया हुआ है 250। यहाँ से हम क्रॉस गुना कर लेते हैं, हमको संख्या प्राप्त हो जाएगा, यानी 250 और इंटू 5 इंटू 4। अब ये संख्या है लेकिन संख्या नहीं बताना है, यहाँ पर सवाल कहता है कि संख्या का 35% निकालना है। यहीं पर हम कर दे रहे हैं 35/100। यहाँ से 5 चौक 20 और इसको 5 से काट दे रहे हैं, ये हो गया हमारा 100 और यहाँ 5 से इसको काट दे दीजिए, 5 7 35, 25 गुना 7 कीजिएगा 175 और उस पर एक शून्य। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो 35% है उस संख्या का 1750 है, ऑप्शन नंबर 2 यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 जो कि चक्रवृद्धि ब्याज से है, यहाँ पर कहता है कि 9,000 रुपये 80% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज
जो कि अर्धवार्षिक रूप से संयोजित पर उधार दिया जाता है, 12 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। आप देखेंगे यहाँ पर दो टर्म दिया गया है, अर्धवार्षिक। अर्धवार्षिक का मतलब होता है कि यहाँ पर हर 6 महीने पर इसका जो है ब्याज देना होता है। इसका मतलब एक साल में कितना टर्म देना होगा, 2 बार। तो इस तरह के सवाल में क्या होता है, हमको टर्म याद रखना है कि अर्धवार्षिक है और अगर 12 महीना है तो यानी 2 टर्म देना है। 2 टर्म का इसमें क्या होता है, दर हमारा 2 टाइप में बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, पहले 6 महीना हो जाएगा 40 और फिर दूसरा 6 महीना हो जाएगा 40। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, यहाँ से इफेक्टिव रेट या सक्सेसिव रेट निकाल लेते हैं दर का। 40 + 40 + 40 गुना 40 और बाय 100। यहाँ पर देख रहे हैं ये दोनों कितना हो रहा है, 80, और यहाँ अगर कट कर दें तो ये हो जा रहा है हमारा 16। इस तरह टोटल कितना हो जा रहा है हमारा 96%, यानी 9000 का 96% जो है टोटल हमको एक साल का ब्याज देना होगा। यहाँ से हम 9000 का 96% निकाल देते हैं। यहाँ देखिए कट हो गया, अब इसको गुना कर दीजिए, 9 × 6 = 54 के 4, बाकी 5, 9 × 9 = 81, 5 = 86, 840 रुपया। तो हमारा जो एक साल का जो ब्याज होगा वो 8640 रुपया होगा। ऑप्शन नंबर 1 यही हमारा आंसर है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, जो 17 नंबर है। यहाँ पर दिया गया है ये हमें कि 8400 रुपये को 3 पार्टनर में बांटना है, P, Q और R में। उनका रेशियो दिया गया है कि 2/3 में, और रेशियो अनुपात 3 में, और अनुपात 1/3 के अनुपात में इनको बांटना है। तो बताना है कि R का जो हिस्सा है वो कितना है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर रेशियो दिया गया है 2/3, और यहाँ पर दिया गया है 3, और ये दिया गया है 1/3। ये है हमारा P, ये है हमारा Q और ये है हमारा R। इस तरह सवाल में पहले क्या करते हैं, ये नीचे यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ पर 1 है, ये तीनों का एलसीएम ले लेते हैं और ऊपर से गुना करते हैं। तो आप देख रहे हैं 3 है, यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, एलसीएम 3 होगा। 3 जो है सब में गुना कर दीजिए, यहाँ से ये कैंसिल हो गया, यहाँ 9 हो जाएगा, यहाँ से ये कैंसिल हो गया, यानी ये कितना हुआ 2/9 और अनुपात यहाँ पर 1। इसी अनुपात में हमारा जो पैसा है उसको विभाजित होना है। अब R का हिस्सा तो R का 1 है, तो हमको कितना दिया गया है, 8400 रुपया दिया गया है। R का हिस्सा 1 है तो 1 लिख दिए, टोटल जोड़ के 9 × 2 = 11, 12, 12 से यहाँ काट दीजिए, 12 × 7 = 84। इस तरह से जो है आगे हमारा कितना 700, यही R का हिस्सा है। ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 18 जो इस सीरीज का है, ये जो हम लोग बना रहे हैं आज प्रीवियस ईयर सेकेंड शिफ्ट का सवाल। तो इसमें 18 नंबर प्रश्न हमारा कहता है, ये जो है वॉल्यूम से है कि एक गोले की त्रिज्या में 50% की वृद्धि की जाती है तो गोले के आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो गोला का आयतन का जो फॉर्मूला है वो होता है 4/3 πr3। यहाँ देखिए यहाँ पर सिर्फ R की चर्चा हो रही है कि त्रिज्या में जो है 50% का वृद्धि करते हैं, तो ये सबको हम रहने देते हैं, इससे उतना मतलब रहेगा नहीं, क्योंकि जितना आप इधर इसको लिखेंगे वो बढ़ाने के बाद भी वो इतना ही रहेगा। तो 50% का वृद्धि, 50% का मतलब क्या हुआ 50%, इसका मतलब हुआ 1/2, यानी पहले कितना था 2 था और अब जो है उसमें 1 का वृद्धि हो गया, यानी पहले 2 था, ध्यान रखेंगे, अब क्या हुआ वो हो गया 3। पहले था 2 और अब 1 उसमें बढ़ गया 3 हो गया। और आयतन में हम निकालते हैं क्या है, आयतन का इसका R का क्यूब, तो इसका हम क्यूब कर देते हैं। तो 2 का क्यूब 8 और अब हो गया कितना 27। ये देखिए बढ़ गया कितना 19, कितना पर 8 पर, तो 19 × 100 और बटा 8, यही जो हमारा आएगा वही हमारा आंसर होगा। काट देते हैं, 2 × 8 और 25 × 100। यहाँ से देखते हैं कि 25 को अगर 20 से गुना करते तो 500 होता, लेकिन 19 से गुना करना है, यानी कि कितना होगा 475 और बटा 2। यहाँ से हम भाग लगा लेते हैं, तो 400 का आधा 200 और 75 का आधा 37.5, तो कितना हो जाएगा 237.5। यही हमारा आंसर है, ये परसेंटेज में आएगा और ऑप्शन नंबर बी यही। सवाल संख्या 19
कहता है ये एलसीएम एंड एचसीएफ का सवाल है और दो संख्याओं का गुणनफल 720 और उनका महत्तम जो है 4 है। इन संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक कितना होगा? तो इसके लिए हम जानते हैं कि लॉस ऑफ मोशन फार्मूला होता है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ। अब सवाल से चूंकि स्पष्ट है कि गुणनफल 720 है और एचसीएफ 4 है, तो एलसीएम इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर यानी गुणनफल 720 और बाय एचसीएफ यानी 4। यहाँ से बहुत ही आसान तरीका से ये कट गया, आ गया हमारा 180। यही जो है इसका एलसीएम होगा, ऑप्शन नंबर सी। यह आज के सीट का अंतिम सवाल है, प्रश्न संख्या 20, और यह काम और समय का सवाल है। आइए देखते हैं। स्वप्निल 16 दिनों में एक सोफा बना सकता है। रेवती के साथ मिलकर काम करते हुए वह काम को 128/17 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि रेवती अकेले काम करती है तो काम पूरा करने में रेवती को कितने दिन लगेंगे? आइए देखते हैं। तो स्वप्निल को लगता है यहाँ पर 16 दिन, और ये दोनों मिलकर जब स्वप्निल के साथ रेवती मिल जाता है तब इसको लगता है 128/17 दिन। इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। तो आप जानते हैं कि इस तरह का एलसीएम में जब भी बटा वाला एलसीएम आए तो परेशान नहीं होना है। बटा का एलसीएम का मतलब होता है कि जो भिन्न होता है, भिन्न का अंश का एलसीएम निकालना है और हर का एचसीएफ निकालना है। तो अंश को लेते हैं हम 16 और 128, इसका जब एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 128। अब आता है हर की बारी, तो यहाँ पर 1 है और 17 है, इसका एचसीएफ निकालेंगे तो 1 ही आएगा, तो लिखने की आवश्यकता नहीं है, 1 ही, इसका एलसीएम 128 ही होता। अब देख रहे हैं हम एफिशिएंसी निकालते हैं। 16 दिन लगते हैं और 128 टोटल काम है। एफिशिएंसी कितना हो गया, इसका हो गया एफिशिएंसी 8। और यहाँ देखते हैं कि इतना दिन लगता है, इतना काम है, तो इसका एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, यहाँ से आपको मैं दिखाता हूँ। इसमें बस भाग करना है, तो 128 और ये जो बटा 17 है ये ऊपर होके गुना 17 हो जाएगा। तो इन दोनों का जो सम्मिलित जो एफिशिएंसी होगा वो कितना होगा, 17। अब यहाँ से समझिए कि इसका जो है स्वप्निल का अकेले का एफिशिएंसी है 8 और स्वप्निल और रेवती दोनों का मिला हुआ एफिशिएंसी है 17। इस तरह से रेवती का एफिशिएंसी कितना हो गया, 17 में 8 माइनस कर देंगे, 9 आ जाएगा। अब 9 के एफिशिएंसी से यही काम करना है 128 काम, इसको कितना दिन लगेगा, तो टोटल जो वर्क है और बटा जो इसका एफिशिएंसी है 128/9 दिन, और यही हमारा आंसर है जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। तो इस तरह से हमने आज 20/2/2024 जो सेकंड शिफ्ट था एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर, उसका हमने सॉल्यूशन देखा। आशा करते हैं आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर जिनको समझ में नहीं आता हो या कोई भी परेशानी हो तो आप हमें कमेंट करके उसका कॉम्प्लीमेंट दे सकते हैं, हम उसमें सुधार करने की पूरी कोशिश करेंगे। आप सबों का डीएन क्लासेस में बहुत बहुत धन्यवाद, और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।